चलिए भाई क्या पढ़ना था वो? ग्रेविटेशन पढ़ना था। तो बच्चा लोग देखो, ग्रेविटेशन पढ़ना था। ग्रेविटेशन हम पहले से जान चुके हैं। ये ग्रेविटेशन क्या होता है भैया? ग्रेविटेशन एक प्रॉपर्टी है, मैटर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट का मतलब क्या होता है? बाई बर्थ टिल डेथ। जब से वो बॉडी बनी और जब तक वो बॉडी रहेगी, उसके साथ एक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन कहते हैं। अब उस प्रॉपर्टी के कारण कोई भी इनर्शियल बॉडी या कोई भी मास क्या एग्जिबिट करता है, क्या शो करता है? तो एवरी ऑब्जेक्ट्स, एवरी मैटर प्रेजेंट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स टू ईच अदर टुवर्ड्स देम ड्यू टू ग्रेविटेशन। बात ध्यान में आ गई होगी। हम पहले से पढ़ चुके हैं, जानते भी हैं। सारे टीचर्स, सारे स्कूल वाले लोग ये बात पढ़ते पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? जब ग्रेविटेशन की बात पूछते हैं, व्हाट इज ग्रेविटेशन, तो कहते हैं ग्रेविटेशन इज अ फोर्स। ना, ग्रेविटेशन इज नॉट अ फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स। ग्रेविटेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शियल मास, प्रॉपर्टी ऑफ मास, ग्रेविटेशनल मास। कुल मिलाकर के मास की प्रॉपर्टी है क्या? ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of their separation. Let there are two masses separated by small separation. Masses are m1 and m2 and they are separated by a small distance r. Then according to Newton's law of gravitation, gravitational force of interaction between them is directly proportional to m1 m2 and inversely proportional to square of the separation. Combinedly we can write f is directly proportional to m1 m2 upon r square. मेरे मित्रों ध्यान से समझना, इसको हम पढ़ सकते हैं क्या? इसको हम पढ़ सकते हैं, जरा ध्यान से देखना और समझना। इसको हम पढ़ सकते हैं क्या? इसको पढ़ सकते हैं f is directly proportional to 1 upon r square या f is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। हाँ, 1 अपॉन तब नहीं बोलेंगे जब इनवर्सली बोलेंगे, सुनता नहीं। फिर से ध्यान से, हमने बोला, अब मैं एक बार मैं बोलूं फिर से तब बोलना। हमने कहा इसको पढ़ सकते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर या f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर या f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ध्यान रहेगा ना? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अगर डायरेक्टली बोलेंगे तो 1 अपॉन आर स्क्वायर, और अगर इनवर्सली बोलेंगे तो आर स्क्वायर। ध्यान रहेगा ना? आगे बढ़े, यहां से हमने ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा करके इक्वलिटी इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया। f इज इक्वल टू क्या हो गया? g m1 m2 अपॉन क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। बोलो, यहां पर ये फोर्स है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। यहां पर जो कैपिटल जी है ना, इसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट्स वैल्यू इज 6.67 into 10 to the power minus 11 यूनिट, वेरी गुड, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बात ध्यान में आती होगी? यहां तक बात ध्यान में आ गई होगी? मेरे मित्रों ध्यान से समझना, यह फोर्स कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। यह फोर्स कैसी क्वांटिटी होती? वेक्टर क्वांटिटी। तो जब इसका वेक्टर हमें लिखना होगा तो हम इसको लिख देंगे सीधा सीधा। इसका वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए ऊपर एरो लगा देंगे, लेकिन अब इसमें एरो किस में लगाएं? तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर यूज कर लेते हैं। हमने वेक्टर में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो जब वेक्टर पढ़ाएंगे तो देखेंगे। f इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर कैप। बात ध्यान में आती होगी? एंड वी नो दैट यूनिट वेक्टर आर कैप इज इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर आर अपॉन क्या हो जाता है? आर।
दैट इज वाई ये रिलेशन क्या हो जाएगा अपना, हम इसको रीराइट कर सकते हैं। ये क्या हो गया, एफ इज इक्वल्स टू वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर क्यूब वेक्टर आर। बात ध्यान में आती होगी। इस वाले यूनिट वेक्टर आर के प्लेस पे हमने जब ये रखा तो डिनोमिनेटर में एक आर का पावर क्या करेगा, बढ़ जाएगा। बात ध्यान में आती होगी। अच्छा, अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, ये आर क्या है यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर जो है ये क्या है इसका पोजीशन वेक्टर। इस पोजीशन वेक्टर के फॉर्मेट में हम इसको दिखाना चाहते हैं तो ऐसे हमें दिखाना है। यहाँ पर ये क्या रहा, मान लो मास m1 रहा, ये मास मान लो क्या रहा m2 रहा, और ये डिस्टेंस क्या रही, मान लो r1 रही, ये डिस्टेंस क्या रही, मान लो r2 रही। बात ध्यान में आती होगी। तब ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर क्या बना, वेक्टर आर। तब हम लिखेंगे वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। बात ध्यान में आती होगी। और तब हम इसको यहाँ पर ये वेक्टर आर हटा करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन क्या हो गया r क्यूब, और ब्रैकेट में वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। गलती से कंफ्यूज मत हो जाना, ये मॉड नहीं लगा है, ये मैग्नीट्यूड नहीं, ये वेक्टर है, ये मॉड नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ब्रैकेट है ये मॉड नहीं लगा। यहाँ तक बात ध्यान में आ गई होगी। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को एक एक करके मैं बोलता हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा और आपको याद हो जाएगा। बात ध्यान में आती ना। सबसे पहली प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि ये जो एफ है, दिस एफ इज म्यूचुअल। सबसे पहली प्रॉपर्टी एफ इज म्यूचुअल। एफ इज म्यूचुअल का मतलब जितना फोर्स बॉडी 1 पे लगाती है 2, यानी F12 इज इक्वल टू क्या है, F21। F इज म्यूचुअल का मतलब फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी 1 ऑन 2 इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी 2 ऑन 1। बात ध्यान में आती होगी। मान लो 10 न्यूटन फोर्स से आप मुझे अपनी तरफ खींचते हो तो 10 न्यूटन से मैं आपको अपनी तरफ खींचूंगा। बात ध्यान में आती होगी ना। फोर्स तो 10 न्यूटन ही रहेगा, फोर्स क्या रहेगा, 10 न्यूटन ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, अपोजिट होगी। आपकी आपके तरफ, हमारी हमारे तरफ। बात ध्यान रही होगी। तो हम कहेंगे एक्चुअली दिस वाज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये क्या था, न्यूटन्स थर्ड लॉ था, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। दैट इज व्हाई वी विल से दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बात ध्यान में आती होगी। तो इसको मन चाहे लिख देना, एफ इज म्यूचुअल न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बात ध्यान में आ गई। अगली बात है, एक और इंपॉर्टेंट बात, इसका एप्लीकेशन क्या है कि जिस फोर्स से ये पेन अर्थ को अपनी ओर खींचती है, जिस फोर्स से ये पेन अर्थ को अपनी ओर खींचती है, उसी फोर्स से अर्थ इस पेन को अपनी ओर खींचता है। लेकिन हम पेन को छोड़ते हैं तो अर्थ पेन की तरफ नहीं जाता है, अर्थ पेन की तरफ नहीं जाता है, पेन अर्थ की तरफ जाता है। इसका कारण क्या है, इसको समझने के लिए ध्यान देना। कोई बच्चा गलती से ये मत सोच लेना कि अर्थ का मास बहुत बड़ा है इस नाते ऐसा हो गया, ऐसा गलत बात हो जाएगा। अर्थ का मास बहुत बड़ा है तो ये फोर्स मास पे, इंडिविजुअल मास पे डिपेंड नहीं करता। ये मास दोनों, ये फोर्स दोनों मासेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। और चाहे अर्थ का मास से पेन के मास को मल्टीप्लाई करो या पेन के मास से अर्थ के मास को मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा। इस नाते से वी कैन नॉट से दैट अर्थ का मास बहुत बड़ा है, इस नाते से अर्थ नहीं खींचता है पेन की तरफ। अब उसका कारण जरा ध्यान से समझना। ढेर सारी बुक्स में ये लिखा है, मैं बुक का नाम नहीं लूंगा, राइटर का नाम नहीं, लिखा है, टीचर पढ़ा देते हैं, लेकिन ध्यान से समझना। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो ऐसे कोई ये अर्थ है, ये बड़ा सा अर्थ है, ये अर्थ है। अर्थ के सरफेस पे एक छोटा सा ऐसे पेन रखा हुआ, मान लो जिसको हमने पी बना दिया। मित्रों ध्यान से समझना। अब ये अर्थ बहुत ढेर सारी सेलेस्टियल बॉडीज से ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधा हुआ है। मान लो इधर यहाँ पे सन था, इससे एक फोर्स लग रहा है। इधर मान लो कोई प्लेनेट, मान लो जुपिटर था, इधर प्लूटो था, इधर मार्स था, इधर कोई दूसरा स्टार था, दूसरा स्टीलर सिस्टम था, मान लो अल्फा सेंचुरी है। इन सबके और सबों के बीच में कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा ना, आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। बात ध्यान में आती होगी। उससे यह अर्थ बंधा है। बात ध्यान में आ गई। और ऐसे ही ये पेन भी इन सारी बॉडीज से एक दूसरे से क्या है, बंधा हुआ है। बात ध्यान में आती है ना। अब अगर देखोगे तो पेन और इन सारे सेलेस्टियल बॉडीज के बीच का फोर्स इज टू मच लेस देन द फोर्स ऑफ अर्थ एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज।
इस वजह से जो पेन है वो कमजोर फोर्स से बंधा हुआ है जो अदर सेलेस्टियल बॉडी से बंध रहा है, और अर्थ एक स्ट्रांग फोर्स से बंधा हुआ अदर सेलेस्टियल बॉडी से। इस नाते से जो कमजोर फोर्स से बंधा है वो ढीला पड़ के चढ़ा आता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मान लो हमने, क्या नाम तुम्हारा, हर्षदीप, हर्षदीप का हाथ पकड़ करके अपनी ओर खींचा, हर्षदीप का हाथ पकड़ करके अपनी ओर खींचा, तो कौन किसकी तरफ जाएगा? अब ये निर्धारित करेगा कौन, जो हमारा फोर्स हमको रोक रहा है वो। हमने इधर से दीवार पकड़ रखी है और इनको पकड़ के खींचा, ये भी जितना फोर्स हाथ पे हमारे और इनके एक दूसरे के बॉडी पे लगा रहे होंगे हम दोनों लोग एक दूसरे को, फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन कौन किसकी तरफ जाएगा? जो कमजोर फोर्स से बंधा होगा, जो वीक फोर्स से बंधा होगा। अब मान लो हर्षदीप कुछ नहीं पकड़े थे, तब हर्षदीप इतने भारी हैं फिर भी, और हमने ऐसे पकड़ रखा है, तो हमने पूरी दीवार पकड़ रखी है, तो ये हमारी तरफ आएंगे। बात ध्यान में आती है ना, हमारा जो, हम एक स्ट्रॉन्गर फोर्स से बंधे हुए हैं और ये किसी भी स्ट्रॉन्गर फोर्स से बंधे नहीं है। ऐसे ही पेन हमारा जो है वो अदर सेलेस्टियल बॉडीज का जो मास था उससे एक वीकर फोर्स से बंधा है, और अर्थ अदर सेलेस्टियल बॉडीज के एक स्ट्रॉन्गर फोर्स से बंधा। इस नाते से अर्थ जहां था वही रह जाएगा और जो पेन था वो अर्थ की तरफ चला जाएगा। बात ध्यान में आती होगी ना, यहां तक ध्यान में आ गई बात। हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी एफ इज म्यूचुअल। दूसरी प्रॉपर्टी है एफ ओनली एक्ट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस। दोनों जो फोर्स हैं, जो मासेस हैं, इनको मिलाने वाली लाइन, ये m1 है, ये m2 है, इसी लाइन पर ही ये फोर्स एक्ट करता है। बात ध्यान में आती ना, इधर उधर नहीं करेगा। तीसरी प्रॉपर्टी है इफ एफ इज ओनली अट्रैक्टिव। जो एफ होता है वो कैसा होता है? केवल अट्रैक्टिव होता है। कभी भी मासेस के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकता, हमेशा वो क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा। बात ध्यान में आती होगी। चौथी प्रॉपर्टी है एफ फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। एफ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? आर स्क्वायर। इन दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ देखेंगे, यहां पे हमने एफ बनाया, यहां पे हमने आर बनाया, तो ग्राफ का नाम होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नाम क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? आर स्क्वायर। लेकिन अगर यहीं पे हम ग्राफ पूछते एफ और 1/r स्क्वायर के बीच में ग्राफ कैसा होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ग्राफ कैसा? स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। बात ध्यान में आती होगी। अगला है, ये चार प्रॉपर्टी हो ये चार प्रॉपर्टी हो गई। पांचवी प्रॉपर्टी है दो बॉडीज के बीच का फोर्स, दो मासेस के बीच का फोर्स तीसरे मास पे डिपेंड नहीं करता। दो मासेस के बीच का फोर्स तीसरे मास पे डिपेंड नहीं करता, ये पांचवी प्रॉपर्टी है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है ये फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड्स ऑन और इंडिपेंडेंट टू द इंटरवीनिंग मीडियम। इंटरवीनिंग मीडियम का मतलब क्या हो गया? दोनों मासेस के बीच का मीडियम क्या है? वायु है, हवा है, पानी है, एयर, व्हाटएवर द मीडियम बिटवीन द टू मासेस, द ग्रेविटेशनल फोर्स विल अनअफेक्टेड। ग्रेविटेशनल फोर्स अनअफेक्टेड रहेगा, किससे? बीच के मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। बात ध्यान में आती होगी। अगली प्रॉपर्टी है एफ फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एफ फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मान लो कई मासेस रखे हुए हैं, तो किन्हीं भी दो मासेस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो तीसरे मास से तो इंडिपेंडेंट रहेगा, लेकिन किसी एक मास के ऊपर सारे मासेस के फोर्स का वेक्टर सम लगेगा। फोर्स मान लो ये m1 है और ये क्या है? m2 है, ये क्या है? m3 है। ध्यान से समझना, 1 और 2 के बीच का फोर्स F12, 1 और 3 के बीच का फोर्स F13, 3 और 1 के बीच का फोर्स F31, लाइकवाइज F32, यहाँ पर F23, यहाँ पर F21। ये सारे फोर्सेस F12, F21 इंडिपेंडेंट टू द F23 एंड F32 एंड F13, F31। बात ध्यान में आती ना? इन दोनों के बीच का फोर्स इस पे डिपेंड नहीं करेगा, इन दोनों के बीच का फोर्स इस पे डिपेंड नहीं करेगा, इन दोनों के बीच का फोर्स इस पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन बॉडी 1 पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा, दैट इज लेट F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F12 प्लस F13। ऐसे बॉडी 2 पर नेट फोर्स जो लग रहा होगा वो क्या हो जाएगा? F21 प्लस F23। बात ध्यान में आती ना?
F2 3, ऐसे जो बॉडी 3 पे नेट फोर्स लग रहा होगा वो क्या हो जाएगा F3 1 प्लस F3 2। बात ध्यान में आ गई होगी। बोलो, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये पूरा पूरा क्या था आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज थी। ध्यान में आ गया होगा, नोट्स बना लीजिएगा। अगला हेडिंग क्या है, ग्रेविटी। क्या है, अगला टॉपिक है ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है मेरे मित्रों, ग्रेविटी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब हिवेनली बॉडीज, जस्ट लाइक अर्थ, मून, स्टार्स, जितने भी प्लैनेट्स, सबका जो अपना ये किसी दूसरी बॉडी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हम सिंपली क्या कह देते हैं, ग्रेविटी कह देते हैं। ग्रेविटी जैसे हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं, हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसका मतलब क्या है कि ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या कह सकते हैं, ग्रेविटी कह सकते हैं। बात ध्यान में आ गई होगी। अगला टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड 3 डायमेंशनल फील्ड, 3D फील्ड अराउंड अ मास, 3D फील्ड अराउंड अ मास इन विच अनदर मास एक्सपीरियंसेस फोर्स, 3D फील्ड अराउंड अ मास इन विच अनदर मास एक्सपीरियंसेस फोर्स। 3D फील्ड का मतलब 3 डायमेंशन, मान लो ये पॉइंट मास है, इसके चारों तरफ का वो इलाका, किसी भी तरफ का वो इलाका 3 डायमेंशनल फील्ड जिसमें दूसरा कोई भी मास फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस 3 डायमेंशनल फील्ड को, उस 3D फील्ड को हम क्या कहने वाले हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहने वाले हैं। बात ध्यान में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा यार उस फील्ड में रहते हुए, जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट अमाउंट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। बहुत ध्यान से समझना, यहां से हमने लिखा कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी I इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/m। बात ध्यान में आती ना, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगाएगा किसी मास पर कोई दूसरा मास, वो कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान रहेगा ना, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर केजी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर केजी। Force is a vector quantity, that's why gravitational field intensity will also be a vector quantity। ये भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, यहां से ये क्या है, इसका यूनिट क्या है, न्यूटन। इसका डायमेंशन क्या होगा, mlt - 2/m, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, lt - 2। बात ध्यान में आ गई। इसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, lt - 2, यानी कि जो डायमेंशन किसकी होती है, एक्सीलरेशन की होती है, वही डायमेंशन किसकी हो गई है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की हो गई है। अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय एनी मास प्लेस्ड इन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अनदर मास। आपको लगेगा थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन की फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में क्या डिफरेंस है, तो बहुत ध्यान से समझना। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वो मास कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन उस फोर्स एक्सपीरियंस करने की वजह से उसमें कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। बात ध्यान में आ गई होगी। फोर्स कितना फील कर रहा है, द मेजरमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। बात ध्यान में आ गई। फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन जब उस फोर्स के कारण जब वो चलना शुरू कर देता है तो किस एक्सीलरेशन से चलता है, किस एक्सीलरेशन से चलता है, दैट एक्सीलरेशन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। मेरे मित्रों बहुत ध्यान से समझना, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को लेटर स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। स्मॉल g इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक बार फिर से F अपॉन क्या हो जाएगा, यहां से m। बात ध्यान में आती ना, तो ये क्या हो गया, यहां से F की वैल्यू क्या थी, मान लो 2 मासेस थे, एक था कैपिटल M, एक था स्मॉल m, तो क्या हो गया कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन क्या हो गया R स्क्वायर।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एम। अब जरा ध्यान से देखना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये किसका है, बहुत ध्यान से, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसका है, तो दिस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय मास कैपिटल एम एंड फील्ड बाय एक्सेलरेशन फील बाय कौन सा, स्मॉल एम। इस एक्सेलरेशन को फील किसने करा, स्मॉल एम ने, लेकिन प्रोड्यूस किसने करा, कैपिटल एम ने। बात ध्यान में आ गई होगी। और अगर यहीं पे कहते कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल एम फील बाय फेल्ट बाय कैपिटल एम, तब वहां पे फार्मूला क्या हो जाता, जी स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान रहेगा ना, ये क्या था आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। बहुत ध्यान से यहां पर, हाँ हमने कहा ध्यान से समझना, यहां से स्मॉल जी इज इक्वल टू ये कैपिटल एफ की वैल्यू हमने यहां से रखी, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, और स्मॉल एम डिनोमिनेटर में रख दिया, ये एम एम कैंसिल हो गया, तो हमें फार्मूला क्या मिल गया, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। बात ध्यान में आ गई। अब ये है क्या, एक्सेलरेशन किसका है, ये कैपिटल एम का, किसके ऊपर लग रहा है, स्मॉल एम के ऊपर लग रहा है। क्यों, क्योंकि आपने कहा था जी इज इक्वल टू क्या है, एफ अपॉन एम। इस फोर्स को एक्सपीरियंस कौन कर रहा था, एम। ये कहां से, न्यूटन सेकेंड लॉ का फार्मूला था ना, एफ इज इक्वल टू क्या था, एम इंटू ए। लेकिन यहां पर आपने एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, जी से, इस नाते से एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, एम जी। बात ध्यान में आती ना, एम जी, तो जी इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ अपॉन एम। बात ध्यान में आ गई होगी। अब इसका वेरिएशन है, हाँ अगला टॉपिक है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब उसमें एक एक कारण है। सबसे पहला कारण है ड्यू टू, सबसे पहला है ड्यू टू, बोलिए, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, ड्यू टू हाइट। हाइट के कारण से जो वेरिएशन आएगा, बहुत ध्यान से, हम मान लो ये अर्थ के सरफेस पे हैं ऐसे, इसकी रेडियस कितनी थी, आर ई, अर्थ के सरफेस पे थे, इसकी रेडियस क्या थी, आर ई, और अर्थ की रेडियस होती कितनी है, आर ई इक्वल टू कितनी, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, या इसी को कभी कभी ऐसे भी लिख देंगे 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। बात ध्यान में आ गई। तो हम यहीं से h हाइट पर चले गए, h हाइट पर चले गए, तो ये ओरिजिनल डिस्टेंस कितनी हो गई, स्मॉल आर मान लो, ठीक है ना। तब यहां पर स्मॉल जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी एट हाइट h, जी डैश कह दिया इसको, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम ई मास ऑफ अर्थ अपॉन क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर। और हमने देखा कि स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या है, आर ई प्लस एच, तो जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम ई कैपिटल जी कैपिटल एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, इस पूरे का क्या, होल स्क्वायर। जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम ई अपॉन क्या हो गया, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इसमें क्या समझाते यार, इसमें समझा क्या थे, इसमें कुछ समझाना नहीं है यार, इसे रटना है तुम्हें, इसे रटना है। अर्थ की रेडियस कितनी होती है, इसे याद कर लो, ठीक है ना। और अभी थोड़ी देर पहले हमने फार्मूला पढ़ा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, फार्मूला क्या था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, था कि नहीं था। तो यहीं पे आर की, यहाँ पे अर्थ की रेडियस हमने अर्थ का मास रख दिया बस, ड्यू टू अर्थ बात कर रहे थे, तो इतना हो गया। यहां से अब हमने यहां से डिनोमिनेटर में से आर ई कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस एच अपॉन आर ई, इस पूरे का क्या, होल स्क्वायर। ये और ये पूरा क्या हो गया, जी, ये इतना पूरा क्या हो गया, जी एट अर्थ सरफेस, तो जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैप स्मॉल जी, और इसको पूरे को, इस ब्रैकेट को ऊपर लेके चले गए, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस
एच अपॉन आर ई की पावर कितना -2। पावर ऊपर जाएगी तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगी, क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, पॉजिटिव से प्लस से माइनस हो जाएगी। अब इन्होंने कहा इफ, इसमें कंडीशन ले लिया, इफ एच इज लेस देन क्या आर ई, तब बाई बाइनोमियल थ्योरम वी कैन राइट जी डैश इज इक्वल टू क्या जी 1 माइनस 2 एच अपॉन क्या हो जाएगा आर ई, और इसके बाद का जो फैक्टर होगा ना एच अपॉन आर स्क्वायर और वैसे करके वो पूरा क्या हो जाएगा नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एच आर ई से क्या है बहुत छोटा है। इसको जिनको बाइनोमियल नहीं मालूम है वो वेट करें, बाइनोमियल जब पढ़ेंगे तब समझेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये फार्मूला 100% हमेशा अप्लीकेबल नहीं है। दिस इज ओनली अप्लीकेबल इन द केस व्हेन एच इज लेस देन क्या आर ई। जब स्मॉल एच आर ई से बहुत छोटा होगा तभी तक ये फार्मूला अप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। अगला है एक चीज रह गई क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी अर्थ सरफेस पे है ना। हमने फार्मूला पढ़ा जी इक्वल्स टू क्या कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, तो कहेंगे वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट अर्थ सरफेस सर आइजैक न्यूटन ने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करा। आइजैक न्यूटन ने इस बात को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करा, बार बार पकड़ करके वो उनके ऊपर वो कहानी सुनी होगी ना, गेंद वो सेब गिरा, फिर वो बॉल फिर उसको फेंके, फिर खेलने लगे, फिर कितने हाइट से नीचे आ रहा, फिर कितना टाइम लग रहा, तो वहां पे उन्होंने टाइम स्टॉप वॉच से टाइम कैलकुलेट कर लिया, हाइट कैलकुलेट कर लिया, और फिर एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिया, तो उन्हें क्या पता चल गया ए। बात ध्यान में आती ना। तो ऐसे करके इसकी वैल्यू जी एट सरफेस अर्थ सरफेस एवरेज वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कभी कभी इसी को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह देते हैं, और उसके लिए फार्मूला हो जाता है जी कैपिटल एम ई अपॉन कैपिटल आर ई स्क्वायर। बात ध्यान में आती होगी, ये जी एट सरफेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्या वेरिएशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन इन ग्रेविटी। अब उसमें दूसरा टॉपिक है ड्यू टू डेप्थ। अब डेप्थ के वेरिएशन को मित्रों ध्यान से समझना, डेप्थ के वेरिएशन को हम डायरेक्टली आर ई माइनस डी या एच नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि मान लो ये हमारा पूरा अर्थ है, ऐसे आप कहे साहब हम यहां से डी डेप्थ पे चले गए, यहां से डी डेप्थ पे चले गए, तो अब आप आर ई माइनस डी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा एक पट्टी मास का पूरा ये भी निकल जाएगा। बात ध्यान में आती ना। जब ऊपर जा रहे थे तब तो अर्थ का मास नहीं डिक्रीज हो रहा था, और अब की बार क्या हो गया, मास भी डिक्रीज कर गया। इस नाते से इस फार्मूले में जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, इस वाले फार्मूले में से हम आर ई माइनस डी क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि मास भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तब मास को हटा करके कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ले आए, तो यहाँ पे हम एक चीज एज्यूम कर लेते हैं, कहते हैं लेट डेंसिटी ऑफ अर्थ इज यूनिफॉर्म। अब ये डेंसिटी कौन सी होगी? तो मास वॉल्यूम डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी? मास वॉल्यूम डेंसिटी। तो यहां से एम ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ध्यान रहेगा ना। अब जरा ध्यान से यहां पे हम ये बात रख दें, तो स्मॉल जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल जी, और एम ई के प्लेस पे क्या हो जाएगा, रो, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर ई क्यूब अपॉन क्या हो गया, आर ई स्क्वायर। तो यहां से ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या मिल गया हमको, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी रो 4/3 पाई, और ये क्या हो जाएगा, आर ई। बात ध्यान में आती ना। ये हमारा क्या हो गया, स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ सरफेस पे किसके फॉर्म में, डेंसिटी के फॉर्म में और वॉल्यूम के फॉर्म में, डेंसिटी के फॉर्म में और वॉल्यूम के फॉर्म में। अब हमने कहा इसमें से सब कुछ कांस्टेंट है, केवल आर ई वेरी कर रहा है। केवल क्या वेरी कर रहा है, आर ई। तो कहेंगे एट डेप्थ पर जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल जी रो 4/3 पाई
आर ई माइनस क्या हो गया डी, इसमें से आर ई कॉमन ले लिया तो जी डैश इज इक्वल टू क्या हो गया रो कैपिटल जी रो 4/3 पाई आर ई 1 माइनस डी अपॉन आर ई। यहां से इतनी वैल्यू को हम क्या कह देंगे जी, तो जी एट डेप्थ जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी रो 4/3 सॉरी स्मॉल जी 1 माइनस डी बाई आर ई। ये वाले फार्मूले में कोई अप्रोक्सीमेशन एज इट इज नहीं लिया गया है, एक अप्रोक्सीमेशन स्टार्टिंग में केवल क्या ले लिया था, डेंसिटी हमने पूरे अर्थ की यूनिफॉर्म मान ली थी। बात ध्यान में आ गई होगी। अगला टॉपिक है अगला वेरिएशन है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, अर्थ के शेप की वजह से। मित्रों बहुत ध्यान से समझना, अर्थ का शेप हम सारे लोग जानते हैं स्फेरिकल है, लेकिन कंप्लीट स्फेयर नहीं है वो। एक्चुअली में कैसा है, जैसे आपने कद्दू देखा होगा तो कद्दू ऐसे, कद्दू लिया आपने नया कद्दू, ऐसे एकदम हरा वाला कद्दू देखो तो रहता तो स्फेरिकल है, लेकिन ऊपर से हल्का सा ऐसे पिचका सा रहता है, वो कुछ इस टाइप का ऐसे है ना, ऐसे बना दिया। ये अर्थ है, हमने कुछ ज्यादा ही बना दिया इसको ऐसे, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, यहाँ की जो रेडियस होगी ये से क्या कहेंगे पोल, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है साउथ पोल। और यहाँ की जो रेडियस होती है इसे कहते हैं एक्वेटर की रेडियस, इसको क्या कहते हैं एक्वेटर की रेडियस, और इसे क्या कहते हैं पोल की रेडियस। बात ध्यान में आती ना। तो जो हमारी अर्थ है ना, ये अर्थ है, ऐसे ऐसे बना दीजिए ताकि देखने में भी लगे कि ये क्या है अर्थ बना है कि नहीं। नहीं तो बनाओ हाथी, देखने में लगे गाय तो नीचे लिख दो हाथी बना है, हैं? ऐसे बनाया। प्रैक्टिकली इट इज फाउंड दैट रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल। और कितना ग्रेटर है तो 21 किलोमीटर, कितना 21 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल प्लस 21 किलोमीटर। बात ध्यान में आती ना, अप्रोक्सीमेटली इतना अंतर होता है। तो ये आपका क्या था वेरिएशन, किसकी वजह से, शेप की वजह से। अब आर इज ग्रेटर देन आरपी, दैट इज व्हाई वी कैन राइट जीपी इज ग्रेटर देन क्या जीई, ठीक रहेगा ना। अगला वेरिएशन कौन सा है, वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन। अगला कौन सा है, वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के रोटेशन की वजह से, मान लो ये धरती मैया है, ये इनका नॉर्थ पोल, ये इनका साउथ पोल, और ये अपनी एक्सिस पे ऐसे क्या करती हैं रिवॉल्व करती रहती हैं। तो यहाँ पर मौजूद हर एक, किसी भी पॉइंट पे मौजूद हर एक ऑब्जेक्ट अपना एक पर्टिकुलर फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व भी कर रहा होगा, रिवोल्यूशन कर रहा होगा। उस रिवोल्यूशन की वजह से ये इसका, मान लो ये इसका सर्कुलर ऑर्बिट होगा, ये इस पे चल रहा होगा, इस रिवोल्यूशन की वजह से इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ की रेडियस के अकॉर्डिंग चलेगा, वो कितना लगेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। कितना होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम बी स्क्वायर बाई आर। हमने पढ़ाया अभी लास्ट टू लास्ट टर्म जब भी सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे। और इस यहाँ का ये अर्थ का रेडियस था, ये मान लो अर्थ का क्या है रेडियस है। अभी तक इस पे फोर्स क्या लग रहा था एम जी, अभी तक इस पे फोर्स क्या लग रहा था एम जी लग रहा था टूवर्ड सेंटर। लेकिन अभी क्या हो गया, इसका ये एम आर ओमेगा स्क्वायर इधर है, तो इसका एक कंपोनेंट, अगर ये मान लो एंगल कितना है थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, इधर लग रहा होगा। तो अब जो नेट फोर्स इस पे लग रहा होगा, वो नेट फोर्स इसका क्या हो जाएगा एम जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम कॉमन एंड कैंसिल, तो जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस अल्फा या कॉस थीटा, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ये हो गया क्या ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अब अगर अर्थ अपना रोटेशन अचानक से बंद कर दे, अर्थ अपना रोटेशन अचानक से बंद कर दे तो ओमेगा क्या हो जाएगा जीरो, और अगर ओमेगा जीरो हो जाएगा तब जो जी की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म दिखाई पड़ने लगेगी पूरे सरफेस पे। बात ध्यान में आती है ना, तब केवल किसका वेरिएशन रह जाएगा, शेप का वेरिएशन रह जाएगा। बात ध्यान में आ गई होगी। अगला टॉपिक है कौन सा, कौन सा पार्ट, नहीं हमने कराया क्या, कितना बजा रही
8 बज गया, 2-3 मिनट और बचा होगा। कितना बचा है सर? केपलर्स लॉ बचा है बस 3 मिनट। हाँ 3 मिनट। बातचीत नहीं है? दूसरी बार ग्रेविटेशन शुरू हो गया मगर आज तक वो चित्र नहीं बन पाया हम लोग से। कौन सा? वही वाला बीच में सितारा 8 डायमेंशन उधर इधर जाया पाया वाला आज तक ना बना सर। मेजर एक्सिस और सेमी। अरे सर बन गया था, हमने बनाया था पहले। अब ये तुम्हारी गलती है, नहीं बनाया था। अगला टॉपिक है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी को डिस्कार्ड करने वाली हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को एक्सप्लेन किया। अकॉर्डिंग टू द जियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स या जियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ द प्लैनेटरी मोशन, जियोसेंट्रिक का मतलब अर्थ इज इन सेंटर, अर्थ सेंटर में, बाकी सारे प्लैनेट इंक्लूडिंग सन अर्थ के चारों ओर क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ये बात कौन कहता है? ये बात कहती है ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल, बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट के अकॉर्डिंग ऐसा है। लेकिन मॉडर्न थ्योरी एंड एंशिएंट वैदिक थ्योरी टेल अस दैट हीलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या कहती है कि सन सेंटर में है और अर्थ के साथ बाकी सारे के सारे प्लैनेट सन के चारों ओर क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। केपलर साइंटिस्ट बताते हैं पहला लॉ, केपलर के 3 लॉज हैं। केपलर के 3 लॉज हैं। केपलर्स फर्स्ट लॉ स्टेट दैट every planet including earth continuously revolve around the sun in closed elliptical orbit। elliptical orbit का मतलब क्या हुआ? दीर्घवृत्ताकार, ऐसे एलिप्टिकल पाथ में चलता रहेगा। इस टाइप के पाथ में क्या करेगा? कोई भी प्लेनेट रिवॉल्व करेगा और इसके फोकस पे, एक फोकस पे सन मौजूद होगा। ये सन है, बात ध्यान में आती होगी। फोकस किसी भी एलिप्स में 2 फोकस होते हैं, एक फोकस ये हो गया और दूसरा फोकस ये हो गया। इसमें से एक फोकस पे कौन मौजूद होगा? सन मौजूद होगा। बात ध्यान में आ गई होगी। सारे के सारे प्लैनेट्स सन के चारों ओर कैसे पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं? एलिप्टिकल पाथ में। कैसे पाथ में? एलिप्टिकल पाथ में, ELLIPT है ना, एलिप्टिकल पाथ, ध्यान रहेगा। और इसमें से ये वाली जो बड़ी वाली एक्सिस है इसको क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। ध्यान रहेगा ना, इसको मेजर एक्सिस और इसको माइनर एक्सिस। आधे पार्ट को सेमी मेजर एक्सिस, आधे पार्ट को सेमी माइनर एक्सिस। बात ध्यान में आ गई होगी, ध्यान रहेगा। इधर जब इशारा किया, आधे इस पार्ट को सेमी मेजर एक्सिस, इसको सेमी माइनर एक्सिस, ध्यान रहेगा ना। सेकंड लॉ क्या था? सेकंड लॉ को हम लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, बात ध्यान में आती होगी। सेकंड लॉ को लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, ये लॉ हमसे कहता है कि कोई भी प्लेनेट जब सन के चारों ओर क्या कर रहा होगा? रिवॉल्व कर रहा होगा, तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेगा, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेगा। मान लो ये एरिया A1 है और ये वाला एरिया क्या है? A2 है। यहां से यहां तक चल करके जाने में टाइम कितना लगा? T1। और यहां से यहां तक चल करके जाने में टाइम कितना लगा? T2। तो कहेंगे if T1 इज इक्वल टू क्या है? T2, देन A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A2। बात ध्यान में आती होगी। अगर कोई भी प्लेनेट सन के चारों रिवॉल्व कर रहा है तो इक्वल टाइम में वो इक्वल एरिया स्वीप करेगा। तीसरा लॉ है केपलर्स थर्ड लॉ। क्या है केपलर्स थर्ड लॉ को और क्या कहते हैं? लॉ ऑफ टाइम पीरियड। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड हमसे कहता है क्या? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? आर क्यूब। यहां पर आर क्यूब क्या, कई बुक्स में लिखा है कि एवरेज रेडियस, कई बुक्स में लिखा है सेमी मेजर एक्सिस। एनसीईआरटी ने लिखा सेमी मेजर एक्सिस, इस नाते हमको भी रटना क्या है? सेमी मेजर एक्सिस। बात ध्यान में आती होगी। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? आर क्यूब। अगर ये जानना चाहते हैं कि ये फार्मूला आया कहां से, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, वही फार्मूला रख दीजिए। हमने क्या फार्मूला पढ़ा था? एफ इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने? कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन क्या पढ़ा था? आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल आर ले लो। और यही हमने कहा था किसके इक्वल हो जाए? एम आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाए, एम आर ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा क्या होता है मित्रों? हम अभी लास्ट टू लास्ट जब भी पढ़े थे सर्कुलर मोशन, क्या पढ़ा था? 2 पाई बाई टी। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन क्या हो गया? ये कैपिटल आर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू कैपिटल आर और ये क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? यहाँ से टी स्क्वायर। ये आर इधर चला जाएगा तो हमें मिलेगा क्या? टी स्क्वायर।
बहुत ध्यान से, ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये हमें मिल जाएगा क्या, ये हमें मिल जाएगा क्या, ये आर क्यूब, बोलो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, आर क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, जी इंटू एम। बोलो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, हटा दीजिए, और तब हमें मिला टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आर क्यूब। बात ध्यान में आ गई होगी। ये क्या था आपका केप्लर्स थर्ड लॉ, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड। मुझे लगता है कि आपका ग्रेविटेशन लगभग पूरा हो गया है। 9th क्लास के बच्चों के लिए ये ग्रेविटेशन पढ़ाया मैंने, और 9th का सीबीएसई, आईसीएसई और एनटीएससी जो बच्चे 10th की में तैयारी करना चाहते हैं उनके लेवल का था ये। हालांकि 11th क्लास के सीबीएसई, आईसीएसई के, आईएससी के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। नमस्ते।